मैंने देवता समझकर उनकी पूजा की थी। लेकिन क्या? बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, एक पत्नी अपने पति की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती है, उसके हर दुख को सुख समझकर झेल सकती है, मगर अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत का साया भी पड़ जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत? तुम क्या कह रही हो? हाँ, उन्होंने होटल में नाचने वाली एक मामूली औरत के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं। सारी सारी रात उसके घर में रहकर गुजारते हैं। नहीं मोना बेटी, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उन्हें उस लड़की को गले लगाते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें उसके घर से निकलते हुए देखा। नहीं मोना। बस डैडी, मैंने जो देखा है, सुना है, उसके बाद अनिल की शराफत के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मोना, मोना तुम्हें हकीकत। ऐसे फरीबी इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अदालत में अपील करके मैं उनसे तलाक ले लूंगी। मोना! डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ? तुम रहने दो। मैंने फैमिली डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को ताकीद की थी, इन्हें हर किस्म की परेशानी और सदमे से दूर रखें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इन्हें गहरा सदमा पहुंचा, जिसके कारण उन पर जबरदस्त पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि सेठ जी सिर्फ सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पर जुबान से बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, डैडी ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जिस सदमे के कारण उन्हें अटैक हुआ है, किसी बेहद खुशी के कारण वो अच्छे भी हो जाएं। बाकी और कुछ कहना हमारे बस के बाहर है। सिर्फ उनकी देखभाल जो है आप लोगों को बहुत रेगुलर करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब। आज के बाद हम माँ बेटी के सिवा और किसी भी तीसरे व्यक्ति को उनके पास जाने की इजाजत नहीं रहेगी। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। जी। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, ना मैं तलाक की बात करती और ना ही आपको यह सदमा पहुंचता। मैं जानती हूँ अपने खानदान में तलाक की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, अपने दिल से तलाक का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दूंगी। अब वो जैसे भी है, मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। कोशिश कीजिए ना। हाँ, जरा संभल के, आराम से। हाँ। ओह डैडी, आई एम सो हैप्पी। भगवान ने आपको इस काबिल तो बना दिया कि आप बिस्तर से उठकर कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं। अब मैं आपको इस कमरे में लेटे लेटे बोर नहीं होने दूंगी। आपको रोज हॉल में घुमाया करूंगी। घुमा सकती हूँ ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, हॉल में क्यों, आप सारे बंगले में घुमा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। आइए डॉक्टर। देखा डैडी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और देख लेना, थोड़े दिनों के बाद अब बोल भी सकेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। लेकिन मम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में इतनी टेंशन और डैडी की ये हालत होते हुए भी मेरा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? बेटा, डॉक्टर साहब का कहना है कि हंसी खुशी के माहौल से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची, ना मत बोल। उनकी सेहत के लिए, उनकी खातिर मान जा। ओके मम्मी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, पार्टी में सबके सामने ये नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मोना, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली
फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका कारोबार हड़प लिया। उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत। तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना। पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है। वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो? इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी। इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी। बहुत सह लिया बाबूजी। एक इंसान के बस में जितनी भी सहन शक्ति होती है उससे भी ज्यादा सह लिया। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, अगर आप वो देखते तो कहते क्या नहीं, मत रहो यहाँ, चले जाओ यहाँ से। बाबूजी, इस घर में आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, इसलिए जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। बाबूजी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? भगवान के लिए मेरे पैर छूकर ये अनर्थ मत कीजिए। आप मेरे पिता समान है बाबूजी, आप मेरे पिता समान है। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका ये बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वचन भूल गया था। आज के बाद आपको और इस घर को छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना क्यों ना पड़ जाए। ये सब क्या हो गया? आप फिर से असिस्टेंट की कुर्सी पर और ये हेड कैशियर की कुर्सी पर? चलता है यार, ये तो दुनिया का उसूल है, कभी सामान गधे के ऊपर, कभी गधा सामान के ऊपर। लेकिन ये सब करने का हुक्म किसने दिया? अनिल बाबू, ये सब हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये सब तो मैनेजर साहब के हुक्म से हो रहा है। ऐसी ये मेरे पति है भैया। अनिल बाबू, ये मेरा बेटा रमेश। रमेश, ये है सेठ जी के दामाद अनिल कुमार जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम हियर, बैठिए। थैंक यू। अनिल बाबू, मोना मेम साहब ने इसे मेरी कुर्सी पर बिठा दिया है और क्या? और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आपकी कुर्सी पर बिठा दिया है। मिस्टर अनिल, मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। सब कुछ का मतलब? मतलब यह कि सिगरेट आप नहीं पीते, पान आप नहीं खाते, जुआ आप नहीं खेलते,
यानी कि आपकी जिंदगी में कोई गलत पपलू है ही नहीं। गाड़ी, कपड़ा वपड़ा ये सब तुमको घर से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से पैसे की तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं। फिर भी हाँ, तुम्हारे लिए 300 रुपया महीना सैंक्शन किया है, तो महीने की हर पहली तारीख को तुम हेड कैशियर से कलेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया, मुझे इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? एक क्यों, 2-4 पूछिए ना। यहाँ आने से पहले आप अपनी फैमिली का खर्च कैसे चलाते थे? फैमिली? अरे अपनी जिंदगी में फैमिली का पपलू ही नहीं है। जब शादी नहीं हुई तो फैमिली कहां से होगी? अच्छा, मैं समझा आप शादीशुदा हैं। नहीं, मेरी शादी कहां हुई है। हाँ, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा पपलू, अरे यार ये मेरे पीछे पपलू का मतलब है कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं, और दूसरी घर जमाई बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरा मत मानिए अनिल बाबू, मेरा बेटा शुरू से ही उसूलों का पाबंद है। दूसरों की दौलत पे हाथ साफ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब आपका बेटा आप पर नहीं गया? ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बनकर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ ना, मुझसे क्या छुपाता ये है? भी इन दोनों की चाल है। क्यों, इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा है? कहाँ? हाँ, आइए बताता हूँ। 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, पूरे 5 लाख हैं। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए बाबूजी। पपलू आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक हाँ, यहाँ है, से। मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू। आप क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की तरह? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगा। पहले वो 5 लाख रुपया निकालो, वरना कंपनी के सेफ से 5 लाख रुपया चुराने के इल्जाम में हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। हवालात की हवा किसे खानी है, ये जानने के लिए
ये देख लो। बस बंद करो। ये किसने उतारा? किसी ने भी उतारा? उतार लिया। अब बोलो, क्या इरादा है? मैं क्या बोलूंगा, अब तो तुम बोलोगे। 5 लाख हजम करने के बाद अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक नेक और शरीफ इंसान बनाना चाहता हूं। बस इतनी सी बात? तो समझ लो मैं 100% नेक और शरीफ आदमी बन गया। तो बताओ सुमन तुम्हारी कौन है? सुमन? कौन सुमन? वो मेरी धर्मपत्नी है। तो जाओ अभी और इसी वक्त सुमन को यहां लेकर आओ। हाँ ले आता हूँ, अभी जाकर शायद उसे यहाँ ले आता हूँ। एक बात याद रखना, सुमन को पत्नी का दर्जा देकर मान सम्मान के साथ इस घर में रखोगे और ईमानदारी के साथ कंपनी की नौकरी करोगे, वरना। हाँ समझ गया, सब समझ गया। कितना समझ गया ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। साला पपलू नजर रखेगा। सुमन को तो लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बाद ना सुमन रहेगी ना साला तू। हे भगवान, 5 लाख की चोरी? लेकिन ये किसका काम हो सकता है? मालकिन, 5 लाख सेफ में होने की बात बस हम तीनों को ही मालूम थी, इसलिए या तो चोर मैं हो सकता हूँ, या लखपतिया, या फिर अनिल बाबू। अच्छा, तो फिर ये काम अनिल का ही हो सकता है। हो सकता है मालकिन। आपने उन्हें हटाकर गोपाल दास जी को उनकी कुर्सी पर बिठा दिया, इसलिए गोपाल दास जी को बदनाम करने के लिए अनिल बाबू ने पैसे उड़ा लिए। ये भी हो सकता है। गोपाल दास जी, आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए और अनिल को गिरफ्तार करवाइए। नहीं मम्मी, इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी और फिर डैडी से भी ये बात छुपाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी हालत अभी अभी ठीक होती जा रही है, वो वापस इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बात तो तू सही कर रही है। उफ, जमाई क्या मिला, सारी जिंदगी का रोग लग गया। कितनी अच्छी साड़ी थी, सोचा था मैं एक अपने लिए भी ले लूं। ऐसी बातें करे मगर क्या है भाई? अरे भाभी, मम्मी ने ठीक कहा था, छोटे लोगों की जात का कोई भरोसा नहीं होता। हा? चोरी करते वक्त वो ये भी भूल जाते हैं कि जहाँ चोरी करते हैं वो घर गैरों का है या अपना। ये हार मेरा है। नेकलेस मिल गया। कहां से मिल गया? तुम्हारी बहन के गले में, और साथ में तुम्हारा बहनोई भी था। मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि तुमने खुद हमारी ऑफिस से 5 लाख रुपए चुराए। अगर मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबका हवालात में बंद करवा सकती थी, मगर अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आ गया। अच्छा किया। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मना। देखो मना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के प्रति विश्वास पर होती है। उस विश्वास को विश्वासघात में तुमने बदला है। क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के पहलू में कभी नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे मकान में रहते हो, मेरी गाड़ी में घूमते हो और रात एक आवारा औरत के साथ गुजारते हो। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। उस रात डांस के बाद मुझे होटल में अकेला छोड़कर तुम उसी डांसर से मिलने नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन मेरे 50,000 रुपए लेकर उसी लड़की को देने शहर नहीं गए थे। सारी रात उसके घर गुजारने के बाद सुबह मैंने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? काश मैं बता सकता, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ। उस आवारा बदचलन औरत के साथ तुम्हारा बिस्तर का रिश्ता है।
तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मोना मेरी पत्नी है, इसीलिए सिर्फ तमाचा मारा है। किसी और ने ऐसी बेहुदा बात की होती तो सर काट के चौराहे पे फेंक देता। मोना, रमेश बेटा, अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब देखिए मैं कैसा पपलू चलाता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जरा मोना को शांत कीजिए। हाँ। जाइए जाइए जाइए। हाँ। पपलू उठे। मैं हूँ आपके पुराने वफादार खादिम गोपाल दास का बेटा रमेश। आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर भी मैं ही हूँ। मालकिन के हुक्म के मुताबिक गुंडों के जरिए मैं आपके दामाद को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ इधर। और उसके बाद भगवान की कृपा से आपकी बेटी मोना विधवा हो जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। और अगर वो मोना ना मानी तो आपको और मालकिन को खत्म करने की धमकी देकर मैं उस बेचारी को मना लूंगा। इसको कहते हैं पपलू चलाना। ससुर जी, इमोशनल ब्लैकमेल। रमेश, ठीक है। तुम यहाँ कैसे? जी, आपको मालूम नहीं, वो खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अच्छा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हार बेचने वाले का नाम, पता, चेहरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, 10 साल पहले अगर आपसे कोई 5 पैसा लेकर जाए ना, उसका नाम, उसका पता, उसके पूरे खानदान का एड्रेस याद रहता है आपको। और इतना कीमती हार कौन बेच के गया वो याद नहीं है आपको? अरे किसको सीढ़ी लगा रहे हैं आप? अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी निर्दोष बेटी और दामाद पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। वो मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मगर समझी जी, आप चोरी का माल खरीदते क्यों हैं? ओहो, अगर मुझे ये पता होता कि ये चोरी का माल है तो मैं जानबूझकर ये सौदा करता ही क्यों? मामा जी, आपने इस हार का सौदा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहन सुमन का सौदा तो आपने जानबूझकर किया था ना। सुमन का? अनिल, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मामा जी, जब मैं परीक्षा देने शहर गया था तो मामा जी ने आप लोगों को बताया बिना 20,000 रुपए लेकर सुमन की शादी जबरदस्ती किसी बुढ़े के साथ तय कर दी थी। लेकिन सुमन अपनी जान छुड़ाकर भागी और नदी में कूदकर आत्महत्या कर गई। बताइए मामा जी, ये सच है या झूठ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ये सच है या झूठ? ये सच है। लेकिन बेटा, ये सब तुमको किसने बताया? सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो सुमन बहन जिंदा है? जी, आपके पिताजी ने तो मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर भगवान ने बचा लिया। कहाँ है वो? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। पिताजी, आप लालची और कंजूस थे ये तो पता था, लेकिन आप इतने बड़े। अरे आपको तो पिताजी कहने में मुझे शर्म आ रही है। मैंने ऐसा घिनौना पाप किया है कि मैं इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने पैसों को सिर्फ अपना समझा है, अपनों को अपना कभी नहीं समझा। कुछ जैसे गंदे आदमी का डूबकर मर जाना ही अच्छा है। रुक जाइए मामा जी। छोड़ दो छोड़ दो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामा जी, छोड़ दो। मामा जी। अरे मैं लेकर आता हूँ ना। आइए ससुर जी, बाहर आ जाइए। ये क्या है? ये पानी कहाँ गया है? वो आप हर महीने की पहली तारीख को मुझे कुएं में फेंकने की धमकी देते थे ना, तो मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों से कंप्लेंट की, उन्होंने कुआं भर दिया। बाहर आइए। अरे मम्मी जी, सब ठीक है, सब ठीक है। देखो। अरे कहाँ था तू? तुझे पता है कितना जोड़ तोड़ करके मैंने अनिल और मोना के बीच में दरार पैदा कर दी। 5 लाख रुपए सिर से गायब हो गए। सारा इल्जाम मैंने अनिल पे लगाया ताकि वो जेल जाए। और तू है कि मोना के दिल पे कब्जा करने के बजाय उस भिखारी को उठा लाया। बस करो या भाषण, बस करो। वो 5 लाख रुपए मैंने चुराए थे। क्या? हाँ, और अनिल के पास इस बात का सबूत भी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ी मालकिन ने मुझे उसे रास्ते से साफ करने का हुक्म दे दिया है।
और मैंने राजू दादा को उसे खत्म करने का पपलू, मेरा मतलब है कि सुपारी भी दे दी है। क्या? हे भगवान, इससे अच्छा होता कि तू मुझे मौत दे देता। मेरे घर में मेरी नजरों के सामने ही इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और मैं मजबूर सिर्फ देख रहा हूं। किसी को रोकने के लिए न कुछ कर सकता हूं, न कुछ कह सकता हूं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं बर्दाश्त होता। कौन हो तुम? किससे मिलना है? बेशर्म औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक चली आई? लेकिन ये है कौन? ये वो औरत है जो होटलों में अपने जिस्म की गंदी नुमाइश करती है। ये आप क्या कह रही है? तू जैसी औरत को औरत कहना औरत जात का अपमान करने के बराबर है। बेशर्म नीच औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सच धज के उनसे मिलने यहाँ तक चली आई? देखिए, आप मेरी असलियत नहीं जानती। तेरी असलियत तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहया, तू वो जहरीली नागिन है जिसने मेरे पति को फंसाकर मेरी खुशियों को डस लिया है। कमीनी! भाभी! भाभी? हाँ भाभी, अनिल मेरा भाई है, सगा भाई, और तुम मेरी भाभी हो। भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी गाली मत दो। तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने उन्हें कसम दी थी, क्योंकि मैं होटलों में नाचती थी। इसे भैया की इज्जत को दाग लग सकता था, उनका सर दुनिया के सामने झुक सकता था। और आज रक्षाबंधन है और मैं भैया को सिर्फ राखी बांधने आई थी। ये देखिए, मुझे माफ कर दो सुमन। गलतफहमी की वजह से मुझसे वो खिलौना पाप हो गया है जिसका इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने भाई बहन के पवित्र संबंध को ऐसी गंदी नजर से देखा है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, भैया, तुम क्या काम है? हम जानते हैं भाभी कि आपको हमारे यहाँ आना एक नजर नहीं भाता, इसलिए हम लोगों ने आना ही बंद कर दिया। मगर आज अगर हम ना आते तो हमसे ज्यादा एहसान फरामोश और कोई नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मेरे पति बहुत सख्त बीमार थे, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भैया ने इनके फेफड़ों के ऑपरेशन के लिए अपने दामाद अनिल के हाथों 50,000 रुपए भेजे और भगवान ने मेरा सुहाग बचा लिया। तो अनिल भी 50,000 रुपए आपके लिए ले गए थे? हाँ बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अनिल जैसा पति मिला। वो इंसान के रूप में देवता है। हे भगवान, बात क्या थी और मैं शक की शिकार उन्हें क्या क्या कह बैठी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चना, अबे तो दूंगा कभी। मोनाबेन, यहाँ आइए, आइए, सुनिए कहानी। देखिए कैसे खानदानी चोर पाल रखे हैं आपने। वो हार किसने चुराया था? जी मैंने। फिर? मगर वो हार मुझसे गोपाल दास जी ने ले लिया था। सुन लिया? उनके बाजू में कौन खड़ा था? नाम बोल उसका। उनके बेटे रमेश बाबू। क्या? सुमन बिटिया, तो क्या वो यहाँ काम करते हैं? सुमन, शुक्र है बहन तुम मिल गई। लेकिन तुम रमेश को कैसे जानती हो? वो मेरे पति हैं। क्या? हाँ भाभी। चले चोर लखपतिया, आगे की कहानी सुना तो अपनी घटिया जमानी। चल। गोपाल दास जी ने वो हार मुझे बेचने के लिए दिया, जिससे मैंने साधुराम जी के यहाँ 20,000 में बेच दिया और पैसे लाकर गोपाल दास जी को दे दिए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो हार मैंने कहाँ से खरीदा है।
लेकिन आज जब मैं प्यारे से मिलने के लिए आपके ऑफिस गया तो वहां मुझे ये कमबख्त चोर लखपति नजर आया और मैं इसे घसीटता हूँ यहाँ ले आया। लेकिन देखने में तो दोनों बाप बेटे भले लगते थे। भले वो भले नहीं है, शैतान के कुत्ते के पिल्ले हैं। और खासकर वो रमेश साहब है ना, वो हरामी पने में अपने बाप के भी बाप हैं। आपके ऑफिस से 5 लाख रुपए चुरा के वो भाग रहा था, अनिल साहब ने उसको पकड़ा, सारे पैसे छीन लिए वो इस बैग में, और साथ में वो वीडियो कैसेट भी है जिसमें उनकी चोरी की दास्तान छपी हुई है।